नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक बार पुनः एक ज्वलंत विषय, एक सीरियस विषय, आम जनमानस से जुड़ा विषय लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। जी हाँ जनाब, यह विषय है भारत की सर्वोत्तम सेवा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसमें भी क्रीम, द बेस्ट, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसे अनेक 20 या 22 भारत सरकार की बेस्ट सेवाएं, जिसकी एग्ज़ाम्स यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और जिसमें क्वालिफाई करना बहुत सम्मान की बात होती है, बहुत परिश्रम लगता है और थोड़ी बहुत किस्मत भी। खैर जनाब, मैं तो इस यूपीएससी से बीए प्रथम वर्ष में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र होने के दरमियान किनारे हो गया था। इसलिए नहीं कि मैं डर नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, यह सेवा मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जो अपनी समझ बनी थी इस सेवा को लेकर, उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी के दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं, इसलिए मैंने दूसरे क्षेत्रों का चुनाव किया। तो खैर ये व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का विषय है और आपको तय करना है, लेकिन हमारी और आपकी और व्यक्तिगत सोच जो भी हो वो अलग है। मसला यह देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा है, देश की तरक्की का दारोमदार, विकास का दारोमदार इस सेवा पर निर्भर करता है। अतः जो भी लोग इसमें जुड़े हैं और जो न जुड़े हैं, यह सरकार और जनता के बीच की सशक्त कड़ी है, पुल है, जो विकास योजनाओं को ग्राम स्तर तक, जनता तक लेके आती है और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाती है। अंग्रेज़ों ने इस सेवा का कॉन्स्टिट्यूशन गठन किया था, इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी के नाम से हम जानते हैं। तो अगर इस सेवा में 70 साल या 75 साल के बाद कुछ सवाल खड़े हुए हैं तो उसके बारे में सोचना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर ढूंढा जाना अति आवश्यक है। तो मैं ऐसे ही कुछ गंभीर बिंदुओं को और कुछ गंभीर प्रश्नों को आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि आप इस विषय के बारे में सही, गलत, सहमत, असहमत क्या सोचते हैं। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही विषयों पर ताज़ा तरीन जानकारी पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए जनाब आप बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर मेंबरशिप का प्रावधान, हमारे चैनल पे सुपर थैंक्स का प्रावधान, सब कुछ खुल गया है। तो आप लोग चाहें तो उसका भी लाभ उठाएं। बहुत जल्दी मैं कुछ ऐसे एपिसोड लेकर जुडिशियरी सेवाओं से, आईएएस के सेवाओं से, पत्रकारिता से, कानून की सेवाओं से, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कानून से मुतल्लिक सीआरपीसी, आईपीसी जो नई तब्दील हुई है, उसकी एक अलग श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, जो कि सिर्फ हमारे प्रिविलेज सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध होगी। हाँ, उसका थोड़ा बहुत अंश आम सब्सक्राइबर के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके पीछे दो उद्देश्य है कि हर व्यक्ति उतना गहनता से, उतनी गंभीरता से हर विषय को जानना नहीं चाहता। तो जो मास का विषय है, जो व्यापक विषय है, वह ऐसे ही जारी रहेगा यथावत, और जो विशेष विषय है, विशेषज्ञता वाला विषय है, अति गंभीर विषय है, उसके लिए मैं इसी चैनल में
एक अलग प्रावधान बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, जिसकी जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए, जो मैं इस सेवा पे सवाल उठा रहा हूं और जिस पे आज मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूं, तो ऐसा सरकार भी मानती है कि ये समस्याएं हैं। इस सेवा में कुछ आमूल चूल परिवर्तन किए जाने की ज़रूरत है और इसीलिए सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है, जिसने इस सेवाओं की समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है। तो आइए हम जो ये मंत्रालय है जिसके तहत ये सेवा आती है, कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति, इस विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। तो कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय मंत्रालय, इसकी एक कमेटी बनाई है सरकार ने और उन्होंने कुछ विषयों पर अपनी बात रखी है, सरकार को अपना मंतव्य दिया है, सुझाव दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस पे क्या सोच रखता है। वैसे जब समिति बनती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं, उसमें दूसरे भी माननीय सांसद दूसरे दलों के भी मौजूद रहते हैं। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि जो यह मंतव्य है, जो यह सुझाव है, उस पर एक व्यापक सहमति है। बट फिर भी संसद में यह रिपोर्ट रखी जाएगी, इस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद सरकार इस पर कोई ना कोई निर्णय लेगी। लेकिन फिलहाल जो सवाल और चिंता का विषय है, वह विषय तो कई हैं, मैं एक एक करके उन पहलुओं को यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। जो इस वक्त सबसे बड़ी बात संसदीय समिति के दिमाग में थी या इस पे जब चिंतन मनन और विचार हो रहा था, तो जो सबसे बड़ा सवाल था वह सवाल था कि इंक्लूसिव नेचर ऑफ एग्जाम, या देश की बेस्ट सर्विस है तो यह इसका जितना इंक्लूजन हो सके, मतलब इसमें हर प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो, हर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनकर उभर कर सामने आए, ताकि देश को हर क्षेत्र के विशेषज्ञ और विशेष लोगों और विशेष दक्षता रखने वाले लोगों के अनुभव का, शिक्षा का लाभ देश को मिल सके। लेकिन देखा ऐसा क्या कि पिछले कम से कम 10 वर्षों में, एक दशक में, यह सेवा पूरी तरह से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के द्वारा डोमिनेट कर ली गई है। मतलब भारी संख्या में 90%, 95% जो लोग सेलेक्ट होकर इस सेवा में आ रहे हैं, वह या तो MBBS डॉक्टर हैं या फिर वो बीटेक इंजीनियर हैं। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जिसको आप कहते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे विषयों को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग फाइनल सिलेक्शन में नगण्य है। तो यह इस संसदीय समिति की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय ये है कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ गलत है, और अगर ऐसा है तो इस सेवा को किस तरह से चेंज किया जाए एग्ज़ाम के पैटर्न को, कि इसमें दूसरे विषयों का अध्ययन करने वाले छात्र, खास करके ह्यूमैनिटीज़ का अध्ययन करने वाले छात्र भी, जैसा कि पहले भारी संख्या में उनका सिलेक्शन होता था, उनका सिलेक्शन पुनः एक बार हो जाए, ताकि यह सेवा व्यापक हो सके, इंक्लूसिव हो सके। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिविल सर्वेंट्स एक कड़ी होता है सरकार और जनता के बीच में, वह ज़मीन पर काम करता है, और ऐसे हालत में सिविल सर्वेंट का मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण होना बहुत ही आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान आवश्यक है, लेकिन तकनीकी ज्ञान बिना संवेदनशीलता और मानवीय
मानवीयता के कम से कम इस सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। आप लेबोरेटरी में अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, जाइए रोबोट का निर्माण कीजिए, चंद्रयान मिशन में काम कीजिए, वहाँ आपसे ऐसी संवेदनशीलता मानवता की उतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती जब आप जनता पे, ज़मीन पे, गरीब, गुरबा, मजलूम, औरत, बच्चे, इन सब से डील करते हैं और सरकार तक उनकी बात पहुंचाते हैं। तो एक विशेष अपेक्षा इन दो गुणों की होती है। उसका परीक्षण भी इन दो मापदंडों के आधार पर होना चाहिए कि वो कैसे किसी भी मुद्दे पे अधिक मानवीय और सहानुभूति दृष्टिकोण विकसित करें। परीक्षण में यह चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो जो संसदीय समिति ने दो चिंता व्यक्त की, एक प्रशिक्षण को लेकर कि किस तरह से इस सेवा वर्ग में आने वाले लोगों के बीच में मानवीय और सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण का विकास हो सके। दूसरी, जो 70% ये सेवा आज की तारीख में डोमिनेटेड हो चुकी है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के द्वारा, उस पर कैसे लगाम लगे, उस पर कैसे रोक लगे। और अपनी 131वीं रिपोर्ट जो यह संसदीय समिति सरकार को सौंपेगी, उसमें इसने व्यापक अध्ययन किया भारत सरकार के भर्ती संगठनों का। उसमें सिर्फ यूपीएससी शामिल नहीं है, उसमें एसएससी भी शामिल है और इसके दूसरे भारत सरकार के जो रिक्रूटमेंट का संगठन करने वाले हैं वो सब शामिल है। लेकिन यहाँ पे मैं बात फ़िलहाल आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी की कर रहा हूँ। देखिए, यूपीएससी में 1000 कैंडिडेट औसतन प्रत्येक वर्ष वैकेंसी होती है जो सिलेक्ट किए जाते हैं और इसी एग्ज़ाम के माध्यम से 19 भारतीय सरकार की सेवाओं में उनको पदस्थापित किया जाता है। आप जानते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन टैक्स सर्विस, इंडियन एलाइड सर्विस, वो 19 लंबी फेहरिस्त है, इंडियन टेलीफोन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस इत्यादि इत्यादि। अब अगर हम 10 साल का एक रिकॉर्ड ले लें, जैसा कि मैंने कहा कि ये पिछले 10 साल से आंकड़े यह बता रहे हैं कि इसमें डोमिनेंस हो चुका है। तो देखिए, 2020 में 63% सिलेक्शन मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हुआ, 33% तो एमबीबीएस का इसमें बोलबाला रहा और 4% में इंजीनियर्स थे। अगर हम बात करें 2021 की तो यह परसेंटेज 63 से बढ़कर 70 पहुंच गया। और अगर हम और एक डाटा पे गौर फरमाएं तो अमूनन यह देखा गया कि इस एग्ज़ाम को जहां से यह फॉर्म भरा जाता है और फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग आते तक कम से कम 15 महीने का वक्त लगता है। तो इस समिति ने इस लंबे अंतराल पे भी अपनी चिंता व्यक्त की और ऐसा इसका मानना है कि यह अगर पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए तो भारत की जो तरुणाई है वो स्पष्ट हो जाएगी कि या तो उसका सिलेक्शन हुआ या तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो अन्य विकल्पों के बारे में सोचेगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ शिक्षा की कमी है देश में और दूसरी तरफ शिक्षित लोग इस लंबे एग्ज़ाम के अंतराल के कारण अपना बेस्ट, अपना कंट्रीब्यूशन वो समाज को दे ही नहीं पाते। वो तैयारी 6 साल तक तैयारी। अगर उनको स्पष्टता हो जाए कि यह उनके लिए नहीं बना है या ये उसके लिए नहीं बने हैं तो वो कुछ और करे। और ये आलम सिर्फ आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी तक सीमित नहीं है। यही मुद्दा एमडी एग्ज़ाम में है। बच्चे एमबीबीएस कर लिए, उसके बाद सालों दर साल सीट के चक्कर में, मेरिट के चक्कर में एमडी की तैयारी में वो संलग्न है। तो उन्होंने जो योग्यता प्राप्त करी उसका फ़ायदा समाज को, देश को नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है सरकारी शिक्षाएं, एमबीबीएस जैसी शिक्षाएं, डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है इस देश में, लेकिन और बड़ी सब्सिडाइज दर पर सरकारी विश्वविद्यालयों में उनको डॉक्टर बनाया। वो डॉक्टर बिजी कहाँ हैं? बजाय हॉस्पिटल में सेवा देने के, जनता की सेवा करने के, वो बिजी हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी में।
वो बिजी हैं एमडी के एग्ज़ाम की तैयारी में 4 साल 5 साल। चलो एमडी हो गया तब तो फिर भी उसके तकनीकी ज्ञान का लाभ समाज को मिलेगा, लेकिन जब वो वहाँ से कट के यूपीएससी में आ गया तो कहीं ना कहीं एमबीबीएस के एक सीट का लॉस है। आपने मेरे पीछे वीडियो में देखा है, आप यहाँ बना हुआ है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि किस तरह से एमबीबीएस में दाखिला न मिल पाने के कारण छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनके माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं, लूट का शिकार हो रहे हैं, कोचिंग संस्थाओं के द्वारा लूटे जा रहे हैं, या फिर 1.5 करोड़ 2 करोड़ का खर्च वहन करके वो डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों को लाइन में प्राथमिकता मिली और कम पैसे पे शिक्षा पूरी की, वो आईएएस बन गए, एसडीएम बन गए, कलेक्टर बन गए। तो कहीं ना कहीं यह भी चिंता का विषय इस संसदीय समिति का था। अब इस एग्ज़ाम में क्या होता है, देखिए 10 लाख लोग अमूमन हर एक साल इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, जिसमें से कि 12 से 15 हज़ार लोग प्रीलिम एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं। मेन तक आते आते इनकी संख्या 3,000 रह जाती है और फाइनल सिलेक्शन 600, 650, 1000 तक यह जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि टैलेंट का, समय का, रिसोर्स का कि कितनी बर्बादी है। और इस समस्या को हल करने के लिए कमेटी ने एक और सुझाव दिया। वैसे यह पुराना सुझाव है, अरविंद सक्सेना जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा भी यह कहा गया कि ऐसे जो छात्र परीक्षा में फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि संख्या सीमित थी, लेकिन वह 2 एग्ज़ाम पास हैं, प्रीलिम्स और मेन, उनको क्या, उनके इस टैलेंट को, इस टैलेंट पूल को सरकार दूसरी सेवाओं में एडजस्ट कर सकती है, करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि फिर से एसएससी, आरआरडी जैसे संस्थाओं से एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या है, जब हमारे पास एक टैलेंट पूल है। और मैं यहाँ चलते चलते आपको बता दूं कि एसएससी और आरआरडी में ऐसे प्रावधान हैं कि जहाँ पे छात्र जो मेरिट सूची में नहीं आ पाते लेकिन वो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उनको दूसरी सर्विसेज में लगा दिया जाता है। तो आखिर यह प्रक्रिया यूपीएससी में क्यों नहीं लागू की जा सकती। आपसे पुनः एक ऐसे ही एपिसोड के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।